गुड आफ्टरनून दोस्तों। अभी हम लोग अपनी 10th क्लास की एनसीईआरटी का 6th चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 हम लोग लास्ट वीडियो में फिनिश कर चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट जो टॉपिक था वो किया था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हम पूरा अच्छे से डिटेल में कंप्लीट एक्सप्लेन कर चुके हैं, ओके, जो कि एक एनाबॉलिक प्रोसेस था। क्यों एनाबॉलिज्म? मतलब कुछ ना कुछ इसमें सिंथेसिस हो रहा था, ठीक है। देखिए बात करने वाले नेक्स्ट, ऑटोट्रॉफिक खत्म हो गया। ऑटोट्रॉफिक कौन थे? जो अपना खाना खुद से बना रहे थे। अभी हम लोग स्टार्ट करें बेटा नेक्स्ट, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए किसी और के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होता है। वो अपना खाना खुद से नहीं बनाता है, वो अपना खाना कहीं से डिराइव करता है, कहीं से एक्सट्रैक्ट करता है, कहीं से ऑब्टेन करता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है। देखिए बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि फूड का टाइप क्या है, फूड का टाइप क्या है, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, वो अवेलेबल जो है फूड का अपना टाइप क्या है, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है। और हम बात करें तो इसको ऑब्टेन कैसे कर पा रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म इसको ऑब्टेन कैसे कर पा रहा है, इन्हीं के बिहाफ पे। देखो इसका एग्जांपल दे अगर, तो मान के चलो ग्रास है। ग्रास क्या है? एक स्टेशनरी है, जो खाना है वो एक जगह है, रुका हुआ है, ठीक है। मान के चलो डियर है, जो कि एक मोबाइल फूड है, मोबाइल फूड है, जो चलता फिरता भोजन है, ठीक है। ग्रास को कौन खा रहा है? कहीं ना कहीं काऊ खा रही है, ठीक है। डियर को कौन खा रहा है? कहीं ना कहीं लायन खा रहा है। खाना ये भी है, खाना ये भी है। ये रुका हुआ खाना है जो एक जगह पे स्थिर है, ये चलता हुआ खाना है, मोबाइल फूड है। खाना का टाइप क्या है, खाना कैसा है, कहाँ अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है, कैसे कोई ऑब्टेन कर रहा है उसको। इसको नॉर्मली खा लो, इसको शिकार करके ऑब्टेन किया जा रहा है, ठीक है। कैसे कोई एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसको ऑब्टेन कर रहा है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बिहाफ पे पता चलता है कि न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होगा, उसको जो लेने का प्रोसेस होगा, जो एपरेटस यूज होगा, जिसकी वजह से फूड तो समझ में आ गया, हाउ द फूड यूज इज, जस्ट ये नहीं कि फूड लिया है, वो फूड यूज भी हो रहा है ना। तो जो एपरेटस होगा, जो मशीनरी होगी, काऊ की अपनी मशीनरी होती है कि ये हर्बीवोरस है, राइट, ये कार्निवोरस है, मीट फ्लैश खाते हैं, इनका अपना डाइजेस्टिव एक मशीनरी होता है। तो डिपेंड करता है बहुत सारे पॉइंट्स पे। समझ पा रहे हो? तो बहुत सारे पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि जो एपरेटस जो यूज होगा, न्यूट्रिटिव एपरेटस, उसमें कितना डिफरेंस होगा। देखिए 2 टाइप का होता है बेटा, मेनली बात करें, नहीं ऐसे हेटेरोट्रॉफ के टाइप नहीं बता रही, ऐसे ही 2 टाइप बता रही हूँ। एक तो होता है कि खाना जो है ना बॉडी के अंदर ही पूरा डाइजेस्ट हो रहा हो, और एक होता है खाना है ना बॉडी के बाहर डाइजेस्ट हो रहा हो। मैंने खाना खाया ना, मुंह में खाना खाया ना, मेरा पूरा का पूरा डाइजेशन, स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल बॉडी के अंदर है, पूरा डाइजेशन अंदर हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, डाइजेशन जो होता है ना इनसाइड द बॉडी होता है। जैसे बहुत सारे ह्यूमन एग्जाम्पल ले लो, और यहाँ पे क्या है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना आउटसाइड द बॉडी होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, फंगस ले सकते हैं, फंजाई जिसको बोलते हैं, मोल्ड्स ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं। समझ पा रहे हो? इन सब में क्या है बेटा कि जो ब्रेक डाउन है ना फूड मटेरियल का, वो बॉडी से बाहर हो रहा है। देखिए यहाँ तक का आप सब लोगों को क्लियर है? ओके, आगे चले, कंफर्म? देखिए अब हम थोड़ा हेटेरोट्रॉफ के टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए बात कर सकते हैं हेटेरोट्रॉफ में। मैं अगर बात करना चाहूँ तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगी कि हेटेरोट्रॉफ जो होते हैं उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एग्जाम्पल, पहला प्रोड्यूसर्स। देखो प्रोड्यूसर तो अपने आप में टाइप होगा नहीं, क्योंकि ऑटोट्रॉफ में आ जाएगा। कार्निवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, सैप्रोफाइट्स, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स। डन?
ठीक है, देखो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो कार्निवोरस क्या है बेटा, कार्निवोरस वो है जो कि बेटा यहाँ पे हर्बीवोरस भी आ सकता है, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस से स्टार्ट करते हैं। देखो वोरस मतलब ईटर, वोरस मतलब ईटर, तो जहाँ जहाँ वोरस आए खुद से ही ईटर अपने दिमाग में इस टर्म को लेके आना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ वैसे तो वोरस, तो कहीं ना कहीं आप ईटर से रिलेट कर सकते हो, ईटर लिख पा रहे हैं, ठीक है। हर्बीवोरस मतलब बेटा हर्ब, खुद ही समझने की कोशिश करना। कार्निवोरस मतलब फ्लैश, ओमनीवोरस मतलब बोथ, ठीक है। यहाँ तक के तीनों वोरस, ये बेटा कोई बायो या साइंस नहीं है, ये नॉर्मल इंग्लिश है, डिक्शनरी है यहाँ तक। अब इसका मतलब अगर आपको पता हो फिर आपको उसको साइंस के कॉन्सेप्ट में उसको डिफाइन कर सकते हो। हर्बीवोरस का मतलब है जो हर्ब्स को खाता है, राइट। देखो प्लांट को खा रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्लांट को खा रहा है, पत्ती को खा रहा है, ये प्लांट नहीं है, उनको खाने वाले हैं। एग्जाम्पल में बेटा काउ, राइट, ठीक है, ग्रास ऑपर, डियर, ठीक है। फ्लैश मतलब ये हर्बीवोरस को खा रहे हैं, जिन्होंने हर्ब्स खाई उनको खा रहे हैं। जैसे फ्लैश मतलब मांस खाने वाले, उनके दांत भी देखे होंगे ना, जो उनके कैनाइन होते हैं, दांत बहुत सारे होते हैं। दांत बेटा ये जो फॉर्मूला होता है 2 1 2 3 वाला, इसमें जो सेकंड वाला पार्ट है कैनाइन, कैनाइन ऐसा होता है ना बेटा। मान के चलो ये अगर इंसीजर है तो यहाँ पे ये कैनाइन होंगे, राइट। ये पहले तो ये 2 नहीं आएंगे, 4 आएंगे, 2 इधर का इंटू 2 होता है ना। तो अगर मैं अपर जो की बात करूँगी तो ये अपर जो हो गया, तो 2 इंटू 2 4 इंसीजर आएंगे, 4 इंसीजर आएंगे, ये कैनाइन आएगा। ये हाफ का होता है, हाफ का, तभी तो इंटू 2 किया है, तो इसका हाफ कर दो। तो बेटा ये इस तरह से फॉर्मूला बना है 1 2, तो 2 ये 1, फिर आगे 2, फिर आगे 3, समझ पा रहे हो। तो जो कार्निवोरस होते हैं ना बेटा फ्लैश खाएंगे, जो फ्लैश खाएंगे ना उनका ये वाला जो होगा ना कैनाइन, वो बहुत शार्प होता है, शार्प पॉइंटेड, क्योंकि उनको टीयर करना है, उस मांस को फाड़ना है, समझ पा रहे हो। हर्बीवोरस में उनका इंसीजर ज़्यादा एक्टिव होता है, ये वाला पार्ट, क्योंकि इनको घास फूस खाना है, ठीक है। ये कौन है बेटा, मांस खाने वाले। ओमनीवोरस क्या है, जो हर्ब्स भी खाते हो और मांस भी खाते हो, ठीक है। हर्ब्स भी खा रहे हो, मांस भी खा रहे हो। एग्जाम्पल बेटा कौन आ सकता है, बोथ, बोथ में कौन आ सकता है, ह्यूमन आ सकता है, और ये बाज आ सकता है शायद, इसमें बाज नहीं, शायद क्रो आ सकता है, मे बी क्रो में भी आ सकता है, जितना मुझे आइडिया क्रो भी आ सकता है, ठीक है, डन। सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं बेटा, जो डेड और डिके ऑर्गेनिज्म को, डेड जो ऑर्गेनिज्म है जो मर चुके हैं उनको डिके करेंगे, उनको डिके करेंगे, डिके में हेल्प करते हैं, डिके द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिके करेंगे। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आ सकते हैं, होते हैं ना कि वो उसको डिके कर रहे हो। डिके को हिंदी का वही मतलब होता है कि ब्रेक डाउन करना समथिंग ही, ठीक है। देखो सैप्रोफाइट्स में क्या होना है, कहीं ना कहीं वो लोग हैं, वो वाले ऑर्गेनिज्म है जो फीड करेंगे इनको डेड और डिके मैटर को, या उसमें रहेंगे, ठीक है, या तो उसमें रहेंगे या उसको खाएंगे। इसमें बेटा बहुत सारे बैक्टीरिया आ सकते हैं, फंगस आ सकती है, मोल्ड्स, मशरूम एक्सेट्रा। डिकम्पोजर मतलब वही डेड और डिके, डेड ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करेंगे। सैप्रोफाइट्स क्या है, डिकम्पोजर ही एक तरह से। डिकम्पोजर थोड़ी बड़ी टर्म लगा लो, सैप्रोफाइट्स उसके अंदर लगा लो। सैप्रोफाइट्स कहीं ना कहीं डिकम्पोजर, या बोल दो डिकम्पोजर कहीं ना कहीं सैप्रोफाइट्स है, ठीक है। एग्जाम्पल वही सेम लगभग, बैक्टीरिया और फंगस। ये क्या है बेटा, जो डेड और डिके, डेड ऑर्गेनिज्म है उसको डिके करेंगे, फीड करेंगे, उसमें रहेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे। अगर ये ना होना तो बहुत सारा जो धरती है, जो अर्थ है ना, उस पर बहुत सारा गंदगी फैल जाए। ये उसको डिके करते रहते हैं, उसको तोड़ते रहते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते रहते हैं, वापस उसको अर्थ में मिलाते रहते हैं और अर्थ को दोबारा से एनरिच करते रहते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड अप करते रहते हैं। समझ पा रहे हो। देखो पैरासाइट की मैं बात करूंगी तो पैरासाइट वो होते हैं बेटा जो किसी जो ऑर्गेनिज्म किसी और के ऊपर या अंदर रहते हैं।
पैरासाइट दो टाइप के हो सकते हैं बेटा, एक्सो और एंडो। एंडो मतलब जो किसी के अंदर रहते हो, एक्सो मतलब जो किसी के ऊपर रह के उनकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को सक कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं या वहाँ पे फीड कर रहे हैं खुद को। समझ पा रहे हो? एंडो मतलब बेटा कहीं ना कहीं अंदर रह रहे हैं। अंदर में एग्जांपल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं ना, सुने भी होंगे आप लोग, टेप वोम वगैरह, वो कहीं ना कहीं, टेप वोम हो गया, हम लोग बात कर सकते हैं। देखो एस्किएल्मिन्थिस, प्लेटिएल्मिन्थिस जो कभी कभी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे, वो हमारे अंदर रह के पैरासाइट का काम करेंगे, हम उनके लिए होस्ट का काम करेंगे। वो हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके और खुद का जीवन यापन करेंगे, खुद को मतलब हमारे अंदर के न्यूट्रिएंट्स से अपना भोजन लेंगे। खुद कुछ नहीं करते, खुद कुछ नहीं बनाते, सारा फीड हमसे ही करते हैं, हमसे ही लेते हैं। एक्सो मतलब जो बाहर से, मतलब उसके अंदर ना एंट्री ना करके बाहर से अपना न्यूट्रिएंट्स को ले पाए। समझ पा रहे हो? जैसे आप लोग सुने होंगे कसकटा, अमरबेल, ये एक्सो पैरासाइट है। यहाँ तक का क्लियर है? पैरासाइट कौन है बेटा? जो ऑर्गेनिज्म से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से या तो उसके अंदर रह के उसके ऊपर रह के अपना खाने को डिराइव कर पाए, वो इन पे डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए। समझ पा रहे हो? ये दो टाइप के हो सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा डिटेल है। लेकिन पैरासाइट कौन है, कैसे होते हैं, क्या काम होता है, एग्जाम्पल क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा। कसकटा हो गया, अमरबेल हो गया बेटा, जुए जो सर में पड़ जाती है, जुए होती है, जो भैंसों बफेलोज होते हैं उनके ऊपर भी ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ होता है ना, जिनको निकालते रहते हैं, बार बार मारते रहते हैं, जैसे हमें जुए होती है, जैसे बफेलोज में भी कुछ होते हैं, चीचड़ समथिंग कुछ उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा, कसकटा, लीच और टेपवर्म्स, लाइस, ये सब। समझ पा रहे हो? ये सब आप लोगों को आई होप समझ में आया हो। इन सब का अगर मैं समरी निकालूं तो एक ही मतलब है, ये सब अपना खाना खुद से नहीं बना रहे हैं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड है, ये हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो कर पा रहे हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है, समझ पा रहे हो? ओके। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म थे ना, इन सारे ऑर्गेनिजम्स में क्या हो रहा है, ये किसी और के ऊपर अपने न्यूट्रिशन को लेके डिपेंड कर रहे हैं, ये किसी और पे आश्रित है, तो ये सब हेट्रोट्रोफ्स में ही आएंगे। ओके, देखो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चल रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमंस में न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, मनुष्यों में कैसे न्यूट्रिशन होता है। सर्दी में बोर्ड भी साफ नहीं होता है बिल्कुल। ओके बेटा, नहीं, ह्यूमंस में न्यूट्रिशन से पहले एक और हेडिंग है, रुको। ह्यूमंस तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, पहले तो सिंपल का कुछ दिया होगा, देखते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है बेटा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। देखिए, अगर मैं इसमें आप लोगों से बात करूं ना, तो इसमें एक ओवरव्यू दे रखा है कि ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो देखिए, डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म कि कैसा होगा। कई है जो अपने एंटायर सरफेस से न्यूट्रिशन कर रहे होते हैं, कई है जो किसी सिंगल, मतलब होता है ना, जैसे एक तो है कि मान के चलो घर में अपार्टमेंट ही नहीं है, हर तरफ किसी में भी कुछ हो रहा हो, अभी चूल्हा यहाँ रखा है, थोड़ी देर वहाँ रख लो, थोड़ी देर वहाँ रख लो, कहीं भी गैस घुमाते जाओ जहाँ मन कर रहा है। ठीक है, एक है कि एक सेपरेट जगह हो गई, ये किचन है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड कर रहा है।
जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी ना ऑर्गेनिज्म के अंदर, वैसे वैसे स्पेसिफिसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता जा रहा है वैसे वैसे वो एक स्पेस सेंटर्ड हो जाएगा, स्पेस स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझाऊं, जैसे अमीबा है बेटा, अमीबा है, अमीबा क्या करता है, बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, अपने सरफेस से न्यूट्रिशन करता है, अपने सरफेस से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है, कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं है कैसे भी। अमीबा के लिए बात कोई शेप ही नहीं होता है। ठीक है बेटा, पैरामीशियम है, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसके अंदर क्या है, मान के चलो जो पैरामीशियम की शेप होती है उसमें एक स्पेसिफिक जगह है कि यहाँ पे ही मान के चलो क्या होगा, न्यूट्रिशन ये अपना ऑब्टेन कर पाएगा। इसी जो स्पेस है यहीं डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन इधर से हो रहा है, एक स्पोर्ट है, एक स्पेस है इसके लिए अलग से। ठीक है, ऐसा नहीं कि बॉडी में कहीं से भी कर रहा हो। तो इसमें जो सीलिया है, जो सीलिया बेटा, फ्लैजिला सीलिया, ये मूवमेंट्स में हेल्प कर रहा है, कोई ट्रैपिंग में, कोई मूवमेंट्स में। ठीक है, तो बेटा जो छोटे छोटे सीलिया होते हैं ना, वो खाने को धकेलते 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 इस होल, इस स्पोर्ट की तरफ लाते हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई ना वैसे वैसे तो क्या है, ये तो क्या है, सरफेस में कहीं से भी कर लेता है। जैसे जैसे बढ़ती चली गई ना स्पेसिफिसिटी बढ़ती चली जाएगी। समझ पा रहे? देखो जैसे अमीबा पढ़ते हैं हम लोग, अमीबा में क्या हो रहा है, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है, यहाँ पे इसका खाना, यहाँ पे इसका प्रे है। समझे? अभी इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, खाना तो यही है, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे आएगा, ये वही अमीबा जो थोड़ी देर पहले था। ठीक है, अभी क्या होगा, ये जो अमीबा है इसको पूरी तरह घेर लेगा, इसको वन सेकेंड, कैसे घेर रहा है बेटा ये, एक सेकेंड, ये घेरने वाला डायग्राम, इसने इसको सराउंड कर लिया। इसमें क्या है, इसने इसको घेर लिया। ये अमीबा था बेटा, ये फूड पार्टिकल था, सबसे पहले इसको सराउंड कर लिया और ये क्या हो गया बेटा, फॉल्स फिट। अपने ये फिट सचमुच के पैर नहीं है, फॉल्स फिट, इसका कोई अपना शेप नहीं है, कैसे भी अपने पैर बना लेता है। क्या पता है इधर इधर रहता फूड मटेरियल तो इधर इसका फिट बन रहा होता, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, सूडोपोडिया। क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। अब सूडो मतलब क्या होता है बेटा, फॉल्स, और पोडिया मतलब बेटा क्या होता है, फीट। तो ये फीट कैसे है, मतलब सचमुच के पैर नहीं है, पैर जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है जस्ट। समझ पा रहे बेटा, ये क्या है, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। और ये क्या है, इसका फूड पार्टिकल, ये फूड वैक्यूल है और ये क्या है बेटा, फूड पार्टिकल है। समझ पा रहे हो, ये फूड वैक्यूल है, फूड पार्टिकल है। यूज करेगा, इससे न्यूट्रिशन को डिराइव करेगा, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करेगा, जो इसके लिए हार्मफुल होगा, जो इसके लिए रिमूवल का जो वेस्ट होगा, जिसके काम का नहीं होगा, उसको इसी सरफेस से बाहर रिलीज कर देगा, एक्सक्रीट आउट कर देगा। समझ पा रहे हो? वही अगर मैं पैरामीशियम की बात करूँ तो मान के चलो पैरामीशियम की अपनी कोई शेप है, उसमें एक स्पेसिफिक स्पोर्ट इस सब के, इस न्यूट्रिशन को डिराइव के लिए बना है। अमीबा में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो क्या हुआ, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, सिंगल सेल्ड में क्या है, एंटायर सरफेस हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, एक डिफरेंट स्पेशलाइज्ड पार्ट ये सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। पैरामीशियम की जो सेल है वो यूनिसेलुलर ही होती है, लेकिन डेफिनेट शेप होती है उसकी, और फूड को एक ही स्पॉट से ले सकते हैं, इसलिए जो सीलिया होता है ना, उस फूड को धकेलते धकेलते उसी स्पॉट के ऊपर लेके आएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट होता है। रीजन भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम लास्टली ह्यूमंस के ऊपर जा रहे हैं। ह्यूमंस आर वन ऑफ द मोस्ट इवोल्व्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। देखो यहाँ तक का क्लियर है अच्छे से?
देखिए बेटा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, नेक्स्ट हेडिंग। ह्यूमन का न्यूट्रिशन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इजी भी बोलो, कॉम्प्लेक्स भी बोलो, डिपेंड आप ले कैसे रहे हो उस पूरा जो क्लास है, लेक्चर है, मतलब उस स्टोरी को, उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में कैसे मैप कर रहे हो। देखो, कोशिश करेंगे समझ में आए। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में अगर मैं बात करूं, मैं बात करूंगी बेटा, सबसे पहले क्या होता है, खाना मुंह के अंदर गया, ठीक है, खाना मुंह के अंदर गया। तो देखो, सबसे पहले होता है इंजेशन। इन मतलब इनसाइड, जेशन इनसाइड द माउथ, खाना कहाँ गया, मुंह के अंदर गया। ह्यूमन का न्यूट्रिशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ होता है, एलिमेंट्री कैनाल में। कहाँ होता है, एलिमेंट्री कैनाल। आपने कभी एलिमेंट्री ट्रैक्ट सुना होगा, जो कि शुरू होती है कहाँ से, हमारे माउथ से, और ख़त्म होती है जहाँ पे, कहाँ पे, हमारे एनस पे। समझ पा रहे, ठीक है। इंजेक्शन, देखो ये इंजेक्शन, ये आपको नाम याद नहीं रखने, जो कि मैं थोड़ी देर पहले भी बताई थी, ये याद रखना, जो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। देखो, इसको अगर मैं ना भी लिखूँ तो मैं ले देती कि खाना मुंह के अंदर लेते, सबसे पहले तो खाना मुंह के अंदर लेते, तो खाने को मुंह के अंदर लिया, ठीक है। तो देखो बेटा, हुआ क्या, एक एक वन बाय वन सारे ऑर्गन्स को पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले मुंह के अंदर खाना गया, तो मुंह में हम लोगों को क्या क्या दिखता है, मुंह में हमको दिखता है, देखो दिखता है, टीथ दिखता है, राइट, टंग दिखता है, सबको दिखता है, राइट। मुंह में एक वाटर दिखता है। देखो, खाना जब आता है, जब खाने की स्मेल आती है, खाने के बारे में सोच रहे होते हैं, तो मुंह में पानी आ जाता है, वाटर दिखता है ना। लेकिन वो वाटर नहीं होता, सचमुच में सलाइवा होता है, जिसको लार बोलते हैं। छोटे बच्चे की लार बहुत ज़्यादा टफ, वो कंट्रोल नहीं कर पाता, हम फिर भी कर जाते हैं, राइट। तो मेनली टीथ दिखता है, टंग दिखता है और सलाइवा दिखता है। मेनली 3 ही पढ़ेंगे, ठीक है। डिटेल में जाके 11th 12th में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी मेनली 3 ही पढ़ेंगे, और अभी ऐसा कुछ एडअप नहीं करते हैं। देखो, टीथ सबसे पहले क्या करेगा बेटा, टीथ क्या करेगा कि जो खाना है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो डाइजेशन, अब न्यूट्रिशन तो ले लिया, फूड तो मुंह के अंदर ले लिया, अब उसको यूज़ करना है ना, उस एनर्जी डिराइव करनी है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके अपने आप को सर्वाइव कराना है, राइट। तो उसका कंजप्शन करना है। तो टीथ क्या करेगा, सबसे पहले उसको तोड़ेगा। टीथ का काम ही क्या है, मैस्टिकेशन, उसको तोड़ना। वो च्यू करता है, तोड़ता है, उसको क्या करेगा, उसको डिके करेगा, उसको ब्रेक करेगा, राइट। तो टीथ का आप लोगों को समझ में आया। टंग क्या कर रही है, टंग उसको ठीक से मिक्सअप कर रही है। टंग क्या कर रही है, उस खाने को ठीक से मिक्सअप कर रही है, समझ पा रहे हो। और सलाइवा के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। सलाइवा क्या है बेटा, लार। सलाइवा क्या है, लार। सलाइवा के अंदर सबसे पहला डाइजेशन जो मुंह में स्टार्ट होता है, सबसे पहला डाइजेशन जो स्टार्ट होता है एलिमेंट्री ट्रैक्ट में, वो माउथ और ये दोनों तो देखो बेटा फिजिकल काम हुआ है। डाइजेशन है कि अपने आप में फिजियोकेमिकल प्रोसेस। अब इस वर्ड का क्या मतलब है बेटा, फिजियो का मतलब होता है फिजिकल, देखो ये टीथ वाला काम फिजिकल है ना, कुछ यूज नहीं हो रहा, मैं हथौड़े से किसी को मारूंगा फिजिकल है ना। कोई सल्फ्यूरिक एसिड या कोई HCl या कोई बेस NaCl, जिसको क्षार और एसिड बेस कहते हैं, हिंदी में अम्ल और क्षार ऐसा कुछ कहते होंगे, ये सब यूज नहीं हो रहा, तो फिजिकल समझ पा रहे हो। टीथ फिजिकल है अपने आप में, टंग फिजिकल है। फिजियो केमिकल बेटा क्या, अभी सलाइवा पढ़ेंगे और नीचे नीचे मैक्सिमम सारा केमिकल ही पढ़ने वाले, तो अपने आप में फिजियो केमिकल प्रोसेस है। टीथ का आपको अच्छे समझ में आ रहा है, टीथ क्या करता है सबको पता है। अलग अलग टीथ का अपना अपना काम है, अलग बात है, ठीक है। चारों टीथ को इतना डिटेल में अभी नहीं पढ़ने वाले। टीथ के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा, अगर बात करें तो टीथ 32 होते हैं, ठीक है। शुरू में जो टीथ आते हैं वो 20 होते हैं। दूध के दांत आप सुने होंगे, मोनोफाइडेंट, डाइफाइडेंट। हमारे हिट्रोजीनियस टीथ है, 32 के 32 सेम नहीं होते, अलग अलग पेयर में होता है। इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर लास्ट में प्री मोलर, मोलर। आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे कि विजडम टीथ क्या होता है, बुद्धि का दांत जिसको बोलते हैं ना, कलजाड़, ये सब कब आता है, कौन सा कब, बच्चे में कितने होते हैं, थोड़ा सा अगली क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा तो आपको आइडिया मिला होगा टीथ के बारे में, राइट। टंग क्या है, उसको अच्छे से मिक्सअप कर रही है। ये सलाइवा भी है ना, इसके बाद भी पूरा मिक्सिंग होना है ना किसी चीज़ का, तो अच्छे से इसको मिक्स करेगी। सलाइवा में क्या बेटा, सलाइवा के अंदर पाया जाता है खाने का सबसे पहला डाइजेशन यही होता है। सलाइवरी अमाइलेज होता है इसमें, सलाइवरी अमाइलेज होता है। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है,
सिर्फ और सिर्फ, और किसी को हाथ नहीं लगाता, यहाँ सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो पाता है, कार्बोहाइड्रेट, उसको सिंपलर फॉर्म में किया जा रहा है। डाइजेशन का मतलब बेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, रोटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, सिंपल तक ले जाना है, और यहाँ पे बेटा घी या चने का दाल का नहीं हो रहा, सिर्फ रोटी का हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है। इसको बेटा माल्टोज वगैरह में कन्वर्ट किया जाएगा, इतना नहीं पूछा जाएगा। मतलब सलाइवा के अंदर क्या होता है बेटा, सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। इतना सा हल्को ऐसा आइडिया होना चाहिए आपको, इतना डिटेल में मत जाना, ये बताना चाहिए इसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है बेटा। सलाइवरी अमाइलेज एक और इसका काम होता है, देखो इसके अंदर एक लाइसोजाइम भी होता है। ऐसा नहीं होता कि कई बार चोट लग जाती है तो हम ऐसे मुंह में उसको डाल के हल्का सा, मतलब सलाइवा से ही उसको थोड़ा सा उस सलाइवा उस पर यूज़ कर लेते हैं अगर थोड़ा सा, तो बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि लाइसोजाइम जो होता है ना वो प्रिवेंट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसे डिटॉल यूज़ नहीं करते हैं, डिटॉल यूज़ करते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही सलाइवा के अंदर भी वो प्रॉपर्टीज़ होती है। याद नहीं रखना, हल्का सा बताइए वैसे ही याद रखने के लिए, आई मीन एडिशन इन्फॉर्मेशन। बेटा टीथ में एक और दे रखा है एनसीईआरटी में, टीथ डिके होना। हुआ क्या यहाँ पे नेक्स्ट उसमें डू यू नो वाले बॉक्स में दे रखा होगा। टीथ मतलब हुआ क्या, खाना खाया, खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ हमारे टीथ में लगा रह जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ टीथ में लगा रह जाता है। बैक्टीरिया तो आपको पता है हर जगह प्रेजेंट होते ही है, तो जो बैक्टीरिया होंगे वो आपके टीथ के ऊपर उस शुगर को डिकम्पोज करेंगे, टीथ पे लग जाएंगे, उस शुगर को डिकम्पोज करेंगे, और उस शुगर को डिकम्पोज करते तो वो एसिड का सिक्रेशन करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं, और वो जो एसिड है हमारी डेंटाइन के लिए और हमारी इनेमल के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, राइट। वो धीरे धीरे टीथ को डिके करने, गलाना, सड़ाना, कोई भी वर्ड यूज़ कर लो, खराब हो जाएगा। वहाँ तक हमारा सलाइवरी अमाइलेज नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज क्या है, खुद ही वो बताई थी लाइसोजाइम है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह से रोकता है, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इसलिए टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं कि ब्रश वहाँ तक पहुँच जाती है, और ब्रश भी ये नहीं कि ब्रश कर ले ठीक से, ब्रश वाला ब्रश, ठीक है। टूथपेस्ट अपने आप में बेसिक होता है, बैक्टीरिया जो एसिड को रिलीज करेंगे, बेस वहाँ पे उसको आकर न्यूट्रलाइज कर देगा, इसलिए हमें ब्रश करते रहना चाहिए, ओके। इसका रीज़न ये था। सलाइवरी अमाइलेज आई होप इतना ही दे रखा है एनसीईआरटी में, इससे ज़्यादा सलाइवा के बारे में कुछ दे रखा है क्या। ये स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा, राइट। फूड सलाइवा के साथ मिक्स होगा टंग की हेल्प से, ओके। यहाँ तक का हो गया। हर पार्ट का बेटा अपना अपना काम होता है, एक पूरे प्रॉपरली वो एक यहाँ तक का क्लियर है। हर पार्ट का अपना अपना काम है, वो अपना एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज होता है। हर डिफरेंट पार्ट का अपना काम है। टीथ का काम टंग नहीं कर सकता, टंग का काम टीथ नहीं कर सकता, तो टीथ का काम आपको समझ में आया, सलाइवा का काम थोड़ा समझ में आया, और टंग का क्या है, फिर वो सलाइवा को अच्छे से उस खाने के साथ मिक्स कर देगी, ठीक है, ताकि स्मूथनिंग बढ़ेगी ना थोड़ी, अच्छे से वो नीचे हमारे फूड पाइप में जा पाएगा। अब क्या है बेटा, इतना डिटेल में नेक्स्ट फेरिंग्स वगैरह के बारे में यहाँ पे बात नहीं की हुई है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग मेनली थोड़ा फूड पाइप देखेंगे। फूड पाइप के बारे में थोड़ा सा जानना है, वो इतना ही है कि इसका नाम है ईसोफेगस, ईसोफेगस को ही फूड पाइप कहते हैं। थोड़ा और जानना है उसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है बेटा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, STALTIC, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन ईसोफेगस, ईसोफेगस, राइट। हुआ क्या बेटा, ईसोफेगस के अंदर कोई एंजाइम या कोई कैटलिस्ट या कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, या डाइजेशन होता ही नहीं है, या कुछ भी नहीं होता। एक होता है ना कि डाइजेशन, मुंह में थोड़ा डाइजेशन हुआ, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का हुआ, कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में कन्वर्ट होने लग गया, राइट। फूड पाइप में कुछ भी नहीं होता। फूड पाइप में जो थोड़ा सा याद रखना है वो हल्का सा ही है कि यहाँ पे एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। मतलब क्या है, ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। दैट मीन्स कि खाना मुंह में सलाइवा के टंग ने अच्छे से मिक्स कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो धड़ाम से सीधा स्टमक में जाके गिर जाएगा। एक होता है कि एकदम सडन आके एकदम गिर जाए, ऐसा नहीं है। जो फूड पाइप है, खाना जा रहा है,
तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, खाना यहाँ है, फिर रिलैक्सेशन हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर रिलैक्सेशन हुआ। समझ पा रहे हैं? और फिर यहाँ पे क्या आ गया बेटा? स्टमक। समझ पा रहे हो? ठीक है, फूड पाइप। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे अभी स्टमक का। देखो स्टमक में क्या होगा, स्टमक में खाना चला जाएगा फूड पाइप से, स्टमक में वो अच्छे से मिक्सअप होगा, मतलब स्टमक में रिगे होते हैं, मतलब स्टमक में जो मसल्स होती है, जैसे होता है ना मुंह में वो अच्छे से मिक्स हो रहा था, सलाइवा, टंग, इन सब की मदद से स्टमक में भी जो खाना है उसकी अच्छे से मिक्सिंग होती है। स्टमक के बारे में पढ़ना क्या है, स्टमक को गैस्ट्रिक भी बोलते हैं, राइट। स्टमक के अंदर मेन 3 चीज पढ़नी है, HCl, म्यूकस, तीसरा पेप्सिन। HCl क्या है बेटा? HCl पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। पेप्सिन पेप्सिनोजन की फॉर्म में पाया जाता है। पेप्सिनोजन, जन लगा है बेटा पीछे, जहां जहां जन लगा है, GN वाला बायो में, जन का मतलब होता है इनएक्टिव, वो भी सक्रिय अवस्था में नहीं है, वो भी एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। HCl जब इस पेप्सिनोजन पे एक्ट करता है ना, तो पेप्सिन का फॉर्मेशन कर देता है। HCl जब पेप्सिनोजन पे एक्ट करता है तो पेप्सिन का फॉर्मेशन कर देता है। और ये पेप्सिन क्या करती है, ये पेप्सिन क्या करती है बेटा? प्रोटीन का डाइजेशन करती है, प्रोटीन का डाइजेशन करती है। समझ पा रहे हो कुछ बेटा? सब कुछ एक्टिव स्टेज में रखने की जरूरत ही क्या है कि जो कुछ है वो एक्टिव ही है। मुझे चोट नहीं लग रही है तब तक रक्त का थक्का जमाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे चोट लगती है, मेरा ब्लड बाहर निकल रहा है, तभी थक्का जमाने की जरूरत है ना। तो सब कुछ एक्टिवली रखने की जरूरत ही नहीं है। जब इसकी जरूरत है तो कुछ ऐसा सिस्टम कर दो कि वो एक्टिवेट हो जाए उस अवस्था में जब हमें रिक्वायरमेंट है। तो HCl इसको एक्टिवेट कर देगी, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। क्या HCl का इसके अलावा भी कोई काम है? हाँ, ये क्या है बेटा? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। HCl आपको पता है एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। और एसिडिक मीडियम क्या करता है बेटा? एसिडिक मीडियम हमारे जो बॉडी है हमारा, उस मतलब हमने जो खाना लिया है, इनटेक किया है, उसमें अगर कोई भी बैक्टीरिया होगा वो इस एसिड में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, देखो अभी लास्ट बचा म्यूकस। म्यूकस का क्या है बेटा? HCl एसिडिक मीडियम दे रहा है, तो एसिडिक मीडियम भी बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो जो म्यूकस जो है ना, हमारे जो स्टमक की लाइनिंग्स है, जो स्टमक होता है, स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो कि इन तीनों का रिलीज कर रही है, जो हमारे स्टमक की लाइनिंग्स है उसको एसिड के जो डैमेज है ना, जो नुकसान पहुंचा सकता है, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है, संतुलन बनाने की कोशिश करता है। मतलब ये HCl को न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। समझ पा रहे हो? म्यूकस तीनों समझ में आया? आगे चले, कंफर्म है, स्टमक कंफर्म क्लियर है। तो स्टमक में HCl है, इसके दोनों फंक्शन, म्यूकस क्या है, कहीं ना कहीं इसको ही बैलेंस कर रहा है, इसका जो हार्मफुल या फिर जो नुकसान पहुंचा सकता है, डैमेज कर सकता है हमारे जो स्टमक को, स्टमक पार्ट्स को या स्टमक को, उसको म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को, किससे? एसिड के इफेक्ट से, एक्शन से। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को आई होप क्लियर है। कभी कभी टर्म सुनिए बेटा, एसिडिटी हो जाती है बहुत लोगों को, तो क्या है, एसिड की अमाउंट या तो ज़्यादा रिलीज हो गई। एसिडिटी मतलब हमारी बॉडी में एसिड ज़्यादा है, हमारी बॉडी में एसिड का अमाउंट बढ़ गया है। हो सकता है म्यूकस ठीक से काम ना कर रहा हो, ठीक है, प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हो सकता है एसिड का अमाउंट बढ़ गया हो। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है? नेक्स्ट चलते, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अगर मैं चले तो चले मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आए तो देखिए, अब हम बात करेंगे, अब खाना हमारे स्टमक से कहाँ जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, छोटी आंत की तरफ। अचानक से नहीं जाता बेटा, स्पिंचर होता है। स्पिंचर मतलब मान के चलो गेट है, गेट के ऊपर साइड में होते हैं ना कि कई लोगों को नॉर्मल एंट्री नहीं होती, तो वो लोग पास लगाते हैं, मूवी में देखे होंगे, कोई पास लगाता है, कोई कार्ड लगाता है, तो गेट ओपन होता है। वो एक स्पिंचर का ही काम कर रहा है, हर किसी को ऐसे नहीं आने दे रहा है। ठीक है, वो ओपन होगा तभी जाएगा। देखो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसे पढ़ने से पहले खाना इधर जा रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन का ही, स्टमक में सिर्फ स्टमक का ही आ रहा था, ऊपर से आ रहा था, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा लीवर और पैनक्रियाज, इन दो जगह से और सीक्रेशन आती है। ऐसा नहीं होता है कि मेन नदी ये थी, ठीक है, इधर से कोई सहायक नदी आ गई, इधर से कोई ट्रिब्यूटरी आ गई उसकी, होता है ना, फिर पानी आके इसमें मिल गया हो, सब कुछ इधर ही हो रहा हो। एग्जाम्पल है जस्ट ऐसी, ठीक है, रिलेट करो। देखो स्टमक ने खाने को एसिडिक बना दिया था, राइट, ठीक है, HCl था। लीवर क्या करता है बेटा, रेड मार्कर का है, लीवर क्या करता है बेटा, बाइल का सिक्रेशन करता है। क्या करता है, बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। ओके, पैनक्रियाज से भी बेटा कुछ जूसेस आते हैं, लाइक ट्रिप्सिन आता है। ओके, देखिए स्टमक ने इसको एसिडिक बना दिया था, इसके अंदर बाइल जूस होता है। बाइल जूस का pH 7.4 या 7.8 समथिंग होता है। कहने का मतलब है कि बेसिक होता है। तो वहां से जो एसिडिक मीडियम आया था, बाइल जूस उसको बेसिक इफेक्ट प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो खाना है वो उसका एसिडिक जो इफेक्ट है वो अपने आप कम हो जाता है, ठीक है। बाइल जूस जो होता है ना, उसका मेन काम क्या होता है, ठीक है, वो एसिडिक बेसिक होता है। उसके अलावा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बेटा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इसका मतलब क्या होता है कि फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं ना, उसके इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स बनाने में हेल्प करता है। कि फैट का डाइजेशन इससे पहले ना माउथ में हुआ है ना स्टमक में हुआ है, राइट। माउथ में फिर भी हुआ था थोड़ा कार्बोहाइड्रेट का, स्टमक में फिर भी कुछ प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, फैट का यहीं पे हो रहा है। तो फैट के मॉलिक्यूल्स अभी तक टूटे नहीं है। सबसे पहला जो इफेक्ट आएगा वो बाइल, इसी की वजह से आएगा, बाइल की वजह से। यहाँ क्या होता है कि लार्ज जो फैट ग्लोब्यूल्स है, लार्ज जो फैट ग्लोब्यूल्स है उसको स्मॉलर में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। समझ पा रहे हो, ठीक है। इस पे एक्ट, ये फैट पे एक्ट करता है, ठीक है। देखो ट्रिप्सिन क्या करता है बेटा, ट्रिप्सिन भी ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में पाया जाता है, जो बाद में एक्टिवेट होकर ट्रिप्सिन की फॉर्म में आता है। ये क्या करता है बेटा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। ये क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करने में हेल्प करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। यहाँ तक का क्लियर है, यहाँ तक का आप सब लोगों को क्लियर है। आगे चले, ओके। डन। अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा क्या करती है, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करती है, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करती है, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट भी कहीं ना कहीं एक बार डाइजेस्ट हो चुका है, फैट भी एक बार डाइजेस्ट हो चुका है, प्रोटीन भी हो चुका है। तो जो बचा कुछ जितना भी काम है वो इंटेस्टाइनल जूस जो है उन सब का और प्रॉपर डाइजेशन करके उनके सिंपलर फॉर्म में ले आती है। लाइक प्रोटीन को वो बेटा अमीनो एसिड की फॉर्म में ले आएगी, फैट को वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल की फॉर्म में ले आएगी, और कार्बोहाइड्रेट को वो ग्लूकोज की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में ले आएगी, ठीक है। मोनोसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट इज पॉलीसेक्राइड, बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट है, ठीक है, बहुत सारी शुगर की यूनिट है। यहाँ पे क्या है, मोनोसेक्राइड एक ही है, ठीक है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन समथिंग। नेक्स्ट, यहाँ तक है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहाँ आया था, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में था। स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और एक्सटेंसिव फॉर्म में हमारी बॉडी में पाया जाता है। आपने देखा होगा ना कि ऐसे पाई जा रही है, फिर वो ऐसे आके ऐसे जाके ऐसे जाके, बेटा बहुत ज़्यादा कोइलिंग होता है, बहुत ज़्यादा। ऐसे नहीं था कि पाइप, जब पानी की पाइप से पानी भरने के बाद उसको ऐसे मोड़ के नहीं रख देते हैं, तो ऐसे बहुत ज़्यादा क्या है,
एक्सटेंसिव और कोइल्ड पार्ट होता है। सबकी स्मॉल इंटेस्टाइन अलग अलग होती है, सेम नहीं होता है, ठीक है। किसकी कितनी लेंथ होंगी, किसकी कितनी कम लेंथ होगी, डिपेंड करता है। जैसे हर्बीवोरस है, उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा वो काफ़ी लंबा होता है। क्यों? क्योंकि किसका डाइजेशन करना होता है, इन लोगों को डाइजेशन करना होता है सेलुलोज का। सेलुलोज किस में पाया जाता है बेटा? ग्रास में। इसके लिए इस सेलुलोज के डाइजेशन के लिए जो लेंथ होता है या जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो काफ़ी लंबा होता है। वहीं मैं अगर बात करती हूँ कार्निवोरस की बेटा, तो कार्निवोरस जो होते हैं ना, उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो इतना लंबा नहीं होता है। उनको फ्लैश खाना होता है, मांस खाना होता है, और मांस के डाइजेशन में लिए इतना बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। थोड़ा सा आइडिया मिला इस पूरे से? क्लियर है? डन। अब किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन या फिर एक्सक्रीशन या इजेशन। डन। ये एक लाइपेज भी सीक्रेट करता है, लाइपेज फैट पे काम करेगा। यहाँ तो हो ही रहा था, इसके अलावा यहाँ भी होगा। ऐसे तो इंटेस्टाइनल जूस में बहुत कुछ होता है, इसमें भी क्या होता है? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं प्रॉपर। समझ पा रहे हो? लाइपेज हो गए, प्रोटीएज हो गए जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। रेड, ब्लैक, यहाँ तक का क्लियर है? अब क्या हुआ बेटा? खाने का डाइजेशन तो अच्छे से हो गया, खाने का डाइजेशन लगभग पूरा हो गया, वो अपने सबसे सिंपलर फॉर्म्स या यूनिट्स में आ चुके हैं। अब क्या होगा? यहाँ से इनका एब्जॉर्प्शन होगा। सेकंड डाइजेशन खत्म हो गया, अब थर्ड पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है बेटा? मेन साइट फॉर एब्जॉर्प्शन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में, कहाँ से होता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में विली प्रेजेंट होता है। बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होती है, और विलाई क्या करती है? एब्जॉर्प्शन। विलाई की प्रेजेंस की वजह से क्या हो जाता है? सरफेस एरिया जो होता है ना उसमें इंक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। विलाई क्या होती है? इनमें ब्लड की बहुत ज़्यादा या बहुत अच्छी मात्रा में रिच ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में होती है। राइट? क्लियर है आप सब लोगों को यहाँ तक का? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं बेटा, और यहाँ से क्या होता है? खाना एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और खाना फिर हर सेल के पास जाएगा। कुछ नई नई टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होगा, जो पुराने टिश्यूज़ है जिनमें रिपेयरिंग होनी होगी, कुछ रिपेयर चाहिए हो, ठीक है, उसमें रिपेयरिंग होगी। विलाई क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बेटा, ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। राइट? ठीक है। देखो एक तो ये जस्ट ऐसे रहता, ऐसे निकल गया होता। एक देखो यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सरफेस एरिया बढ़ गया ना, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। राइट? विलाई क्या है? विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। कहाँ प्रेजेंट है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। कहाँ प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। काम क्या है? एब्जॉर्प्शन का है। इनसे क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन, ये रिच ब्लड सप्लाई होती है, इनके अंदर ब्लड का सप्लाई बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, रिच ब्लड सप्लाई, ब्लड का सप्लाई बहुत अच्छी मात्रा में रहता है। ये क्या करेगी? यहाँ से क्या करेगी? ग्लूकोज को यहाँ पे क्या कर लेगी? एब्जॉर्प्शन कर लेगी। किसका? सिंपलर फॉर्म्स का, सिंपलर फॉर्म्स का ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल का। ठीक है। यहाँ से क्या होगा बेटा? वो अभी हर जगह, हर सेल, ईच एंड एवरी सेल्स तक जाएगा, अपनी अपनी सेल्स तक जाएगा, और वहाँ पे सेल्स तक जाने के बाद वो जो ग्लूकोज है उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा, उस ग्लूकोज का भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा और एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। और जो एनर्जी होगी बेटा, जो एनर्जी होगी वो नए नए टिश्यूज़ को बनाने में हेल्प करेगी, पुराने टिश्यूज़ के रिपेयरिंग वगैरह में हेल्प करेगी। समझ पा रहे हो?
क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन अभी हमारा खत्म हो चुका है। लार्ज इंटेस्टाइन अप्रोक्स लास्ट टॉपिक है बेटा। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन दोनों हो गया। जो मैं वहाँ 5 टर्म्स लिखे थे ना, एब्जॉर्प्शन तो ये ठीक है, एब्जॉर्ब हो गया, इनकी प्रेजेंस में हुआ, ये क्या होती है, रिच ब्लड सप्लाई, ये हुआ। एसिमिलेशन क्या है कि अब वो ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचा, वहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन हुआ, एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, एनर्जी कंजप्शन हुआ, किसमें, नए सेल्स, नए टिश्यू बनने में, उस काम को रेगुलेट करने में। जो आई है उनको एनर्जी चाहिए, उसको कंटिन्यू करने में, हमारे सर्वाइव को मेंटेन रखने में, वो सब एसिमिलेशन है। ठीक है, लास्ट है बेटा इजेशन, बॉडी से नहीं, लास्ट अभी तो बच रहा है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ लार्ज इंटेस्टाइन, बेटा लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, मेनली क्या होता है यहाँ पे, वाटर का एब्जॉर्प्शन। मेनली क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन। ये लार्ज इंटेस्टाइन बेटा लार्ज इस वे में नहीं है कि बहुत लंबी है, लंबी तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन देखो ऐसे लंबी है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन बेटा ऐसे है। तो यहाँ पे जो लार्ज है ना वो इस वे में है, ना कि इस वे में। समझ पा रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे ये मेनली क्या है, वाटर की एब्जॉर्प्शन की साइट है। और भी कुछ छोटा मोटा जो कि एब्जॉर्ब होना, वो बचा हुआ कुछ है तो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि खाना कहाँ जाएगा बेटा, हमारे जो बिल्कुल काम का नहीं है, ऐसा खाना जिसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स हम लोग निकाल चुके हैं, उनको एनर्जी कंजप्शन में यूज़ कर चुके हैं, वहाँ से एनर्जी यूटिलाइज कर चुके हैं, अब हमारी बॉडी के कुछ काम का नहीं है, वो सब अभी क्या होगा, उसका एक्सक्रीशन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। एक्सक्रीशन मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। रिमूवल ऑफ वेस्ट, देखिए बेटा, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम आवर बॉडी, या तो ये अभी कोई भी हार्मफुल वेस्ट या कोई भी ऐसा वेस्ट जो हमारी बॉडी के लिए अभी काम करनी है, बिना बात हमारे शरीर में है तो क्यों ही रखना, उसको शरीर से बाहर ही निकाल देते हैं। उसमें से जो कुछ भी हमें एक्सट्रैक्ट करना था, ऑब्टेन करना था, सब कुछ हम डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, देखो एक्सक्रीशन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये कहाँ से होता है, एनस से होता है। ऐसा नहीं है कि एनस से डायरेक्टली होता रहता है, ऐसा है कि स्पिंचर होता है। जैसे बताई थी ना, स्टमक से डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में नहीं गया, स्पिंचर था, वो पास था ना। जैसे कोई भी स्पिंचर मतलब एक डोर के, एक छोटा सा ब्लॉकेज कह सकते हो, उसको रास्ता मिलेगा तभी वो जाएगा। ठीक है, और एनस को रेगुलेट करता है एनल स्पिंचर, सेम चीज। एनस के थ्रू हमारी बॉडी में से जो भी वेस्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा। आपको पूरा एलिमेंट्री कैनाल आई होप समझ में आया हो। बेटा यहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया, यहाँ से मेनली सॉलिड वेस्ट। देखो डाइजेशन पढ़ रहे हैं, सॉलिड वेस्ट की बात हो रही है, फिकस की बात हो रही है, फिकल मैटर की बात हो रही है, राइट। एक्सक्रीशन नहीं पढ़ रहे, किडनी नहीं पढ़ रहे, यूरिन फॉर्मेशन नहीं पढ़ रहे, वाटर का तो बल्कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है। समझ पा रहे हो? यहाँ तक का पूरा मेरे हिसाब से ह्यूमन का न्यूट्रिशन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, आई होप सो। ह्यूमन न्यूट्रिशन अच्छे से समझ में आया होगा, यहाँ तक का आप सब लोगों को क्लियर होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा चला जाएगा अगर अगला पार्ट इसमें ऐड करेंगे तो। अभी के लिए यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। इसमें बहुत सारे है ना ऑर्गन्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे अभी हम लोग डाइजेशन पढ़ चुके हैं, अभी हम इसके बाद रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि लंबा जा रहा है, अगर मैं ऐड अप करूँगी तो वीडियो लंबा चला जाएगा, तो पार्ट ज़्यादा कर लेंगे, ऐसा हो सकता है। सो अभी के लिए आप सबको थैंक यू, बाय बाय। अगर आप सब लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो, आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने और भी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, उनको भी एडवांटेज मिलेगा। आई होप मैं आप सबको अच्छा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी हूँ, अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करी हूँ। थैंक यू दोस्तों, बाय।